हमारे पास क्या था? हमारे पास जो अभी हमने डिस्कशन किया है वो बेसिकली डिस्कशन हमारे पास आ रहा था, वो आ रहा है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हो? फाइल है। अच्छा, ये फाइल आ गई है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके पास जो आया था लास्ट टाइम, जो अभी टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मैंने आपको MCQ में बात करी थी। नाउ गन प्रॉब्लम के ऊपर मैंने डिस्कशन, गन प्रॉब्लम पे डिस्कशन हुआ था ये रहा। और उसमें मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली जीरो पुट कर सकते हो और उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या ऑप्शन आपके पास कैलकुलेट हो रहे होते हैं। सही है। नाउ दो चीजें हैं आपके पास जिस पे मुझे और डिस्कशन करना है। वो है जैसे, एक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इलास्टिक कोलिजन वर्सेस इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, एक बात याद रखना, हर चीज, ये बड़ी जबरदस्त बात है तुम लोगों को, स्पेशली मैं इंजीनियरिंग साइंसेस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं मोमेंटम में जो लॉ है, प्रोडक्ट से मास एंड वेलोसिटी जो है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, सही है, वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, फर्ज करो एक का मास था m1 u1, एक का मास था m2 u2, आपस में कोलिजन हो जाता है। सही है, तो क्या इसका कन्वर्स जो होगा, क्या हो सकता है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आसान सी एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप लोग केमिकल एनर्जी को, सही है, या केमिकल एनर्जी छोड़ो, मैं मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल? नहीं। याद रखना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। दुनिया में अगर ये चीजें ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है ना, वो हर इंजीनियरिंग का इन्वर्स निकाल सकते हैं। हाँ। नहीं, हर से नहीं हो सकता ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको देता हूँ। जैसे आपके पास आपकी हवा थी, हवा ने क्या बनाई, टरबाइंस घुमाए और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कर रहे हो, हवा को वापसी रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल और आसान सी देता हूँ। क्या, जैसे आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल से आपने क्या बनाया, एनर्जी बनाई इलेक्ट्रिकल। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पेट्रोल बन सकता है? अभी तक नहीं बन सकता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पेट्रोल नहीं बन सकता। सही है। तो हर इंजीनियरिंग के अंदर क्या एनर्जीज जो हैं वो कन्वर्ट्स करती हैं, ये बात याद रखना। तो वो नहीं करती। सही है। तो वो रियल लाइफ सिस्टम के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन हाँ, हम अगर सिस्टम को आइसोलेटेड करेंगे तो कुछ चीजें पॉसिबल हैं। इसी तरह मोमेंटम के साथ है। सही है? जब तक वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो वो ट्रू है, वरना पांच लॉज है, हमेशा याद रख लो, जो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पे काम करेंगे। कौन कौन से लॉज हैं? पांच लॉज। वो पांच लॉज हैं, पहला लॉ है मास का, दूसरा है एनर्जी का, सही है, तीसरा है मोमेंटम का, चौथा है, कौन सा होगा, फोर्स, और बड़ा मशहूर लॉ है, इसको हम कहते हैं, वैसे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्रिशॉफ वोल्टेज लॉ। सही, क्रिशॉफ लॉ। और फोर्स, इनपुट फोर्स इज इक्वल टू आउटपुट फोर्स। तो एक्चुअली हम लोगों ने जो तीन के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, हम इन तीन पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके अंदर से भी
हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं इन दो के ऊपर बात कर रहे हैं, मास को हटा देंगे, फिजिक्स है ना, इन दो पे बात कर रहे हैं। सही है। एक का नाम है एनर्जी और एक का नाम है मोमेंटम। इन दो पे बात कर रहे हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर मोमेंटम लॉ लगे, मतलब कंजर्व्ड हो, कंजर्व्ड का मतलब होता है सेम, सही है, या ऑब्टेन्ड हो, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्व्ड हो, और नंबर टू एनर्जी का लॉ वो भी कंजर्व्ड हो, तो इस तरह की कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर दो लॉज एक वक्त में ओबे हो रहे हो, सही है, in space elastic collision momentum and the energy are conserved. The total momentum before collision, total momentum, and total energy after collision is equal to total energy before collision. But in elastic collision आपके पास क्या होगा, कंजर्व्ड रहे मोमेंटम, बट यार ये बड़ा मसला रहता है, बट जो आपके पास एनर्जी है वो नॉट कंजर्व्ड रहे, एनर्जी का लॉ, सही है। तो एनर्जी का लॉ कंजर्व ना रहे, इस तरह के कोलिजन को आप क्या कहते हो, इन इलास्टिक कोलिजन। सही है। हमने इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर लंबी चौड़ी डेरिवेशंस करी, उसके ऊपर जो है वो फाइनल वेलोसिटीज के फार्मूले भी डेवलप किए, उसकी कंडीशंस भी डेवलप करी, उसको बस एक दफा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीजें जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आने के चांसेस भी कम है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, इसको जल्दी से मैं करूंगा, फिर स्लाइड्स पे आऊंगा मैं, स्लाइड्स का काम ज्यादा है। वो है, सॉरी, पहले बता दूं, फ्रिक्शन। सही है। हमेशा याद रखना, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो टाइप्स हैं जो सबसे ज्यादा हैं, एक को हम कहते हैं डायनामिक और एक को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन जब कब होती है, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में भी होगा ना, जैसे ऑब्जेक्ट है मोशन में, गाड़ी मोशन में चल रही है, सही है, तो इसमें भी जो फ्रिक्शन है इसके व्हील्स में, एक्चुअली इस वक्त ये डायनामिक फ्रिक्शन मौजूद होगी। अगर फर्ज कर लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, सही है, और उसके अंदर क्या है, मोशन है, सॉरी उसके अंदर जो फ्रिक्शन है उस वक्त वो फ्रिक्शन क्या है, तो इसको एक जुमला बड़ा अच्छा है जो हमेशा मैं कहता हूँ फ्रिक्शन को, when a body slides over the surface of another body, an opposing force is produced which try to stop the motion of the body. This opposing force is called friction. But remember the बात कि हम लोग इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, नेसेसरी इवल। सही है। एक दफा जैसे एक अवॉइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के रूल्स हैं, ये आपके पास मैट्रिक में थे, मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ। यूजिंग ऑफ बॉल बेरिंग, है ना, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करना, लुब्रिकेशन, सही है। अच्छा, अब ये वाला एमसीक्यू था, ये आया था, सही है। अब इस सवाल में क्या था, वो ये देखो, टू अवॉइड फ्रिक्शन इन फास्ट, यूं लिख देता हूँ, एरोडायनामिक्स
make the shape by making the shape of the object, huh? To avoid friction in aerodynamics by making a shape डैश। अब बताएं क्या होगा। सही है। रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट, सही है, एलिप्टिक या ऑब्लोंग, हाँ ऑब्लोंग, ऑब्लोंग कहते हैं इसको, जो आप लोग रॉकेट का शेप है। सही है। ये जैसे एरोप्लेन्स जो हैं इनका जो शेप होता है ये ऑब्लोंग शेप्स होते हैं। मतलब मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं, ये मतलब जैसे आपके पास फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके शेप्स आगे से ऑब्लोंग्स बनाए जाते हैं टू मिनिमाइज एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके। सही है। या फिर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्लोंग शेप्स हैं। सही है। तो ऑब्लोंग्स कहते हैं इसको, याद रखना। सही है। तो स्टैटिक, अच्छा एक और बड़ा अच्छा न्यूमेरिक, हाँ स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। जब रॉकेट जब मूव करता है ना आगे, तो जब आगे मूव करने के बाद जो है ना उसको बेसिकली आगे रिमूव कर देते हैं बॉडी को। जब वो स्पेस में आता है तो अपनी बॉडी को, अपर हेड्स को रिमूव कर देता है। सही है। रॉकेट एरोडायनामिक्स में, स्पेशली स्पेस एंड साइंसेस के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा। अ, याद रखना हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ, लेट कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज यू ऑफ एस है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन है यू ऑफ डी। अब बताओ, फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following statement are generally correct? Number one है u of s is greater than u of d, u of s is less than u of d, u of s is not equals to u of d, and u of s is equals to u of d। फर्ज करो लेट करा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन u ऑफ s है, बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू है ये। सही है। और कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन है u ऑफ d, मतलब एक का है u ऑफ s और एक का है u ऑफ d नाम रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर जनरली करेक्ट, करेक्ट है, सही है। u ऑफ s स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी वो डायनामिक से क्या होगी, लेस होगी। यकीन करें ज्यादातर स्टूडेंट इसी को ही बोलते हैं भाई स्टैटिक जो है वो कम है क्योंकि वो रुकी हुई है ऑब्जेक्ट, और डायनामिक मोशन है, और वो हमेशा गलत होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट यही बोलते हैं और हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जब भी तो उसने ऑब्जेक्ट को रोक दिया है, वरना वो ऑब्जेक्ट को कैसे रोक सकता था। समझ में आया पॉइंट। भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रुक गया तो उसका मतलब क्या है, वो स्टैटिक हालत में है, तो उस वक्त उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रही है, उसका कोफिशिएंट स्टैटिक का ज्यादा है, तभी वो मूव नहीं कर पा रहा ना। सही है। तो ये चीज, ये आंसर इसका करेक्ट है। अमूमन यही बच्चा करता है, ये आंसर करेक्ट है जो गलत कर देता है। सही है। तो ये बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू था स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। अच्छा मैं इनके कोफिशिएंट के हवाले से भी बता देता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा हुआ है। इक्वल कंडीशन वो जनरली इक्वल नहीं होती है, जनरली कभी भी इक्वल, रियल लाइफ में कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। एक वक्त में ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी हो और चल भी रहा हो। सही है। इक्वल तो होंगी ही नहीं ना। हाँ, वो स्पेस में तो फ्रिक्शन ही खत्म हो गई ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब ये देखो ना, ये एक्चुअली ये है फार्मूला, रेशियो किसके दरमियान है, फोर्स ओवर रिएक्शन। ठीक है। और आपके पास ये कौन सी फोर्स है, रिएक्शन, एफ इज अ
सॉरी, आर इज अ रिएक्शन फॉर, जो आपकी बुक में हिसाब से बात कर रहा हूँ, आर इज अ रिएक्शन फोर्स, और दिस एफ इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का मैं आपको जिक्र करूंगा। वो क्वेश्चन में फार्मूले का जो है ना, वो बड़ी भीड़ लगाई हुई है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, पहले पहले तो आपको वो दिखाऊं। अच्छा, आप लोगों को अभी नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा तो नजर आएगा आपको। एक मिनट रुक जाओ, मैं न्यूमेरिकल देख लूँ कहाँ पर है मेरे, और मैं आपको दिखाऊंगा ये न्यूमेरिकल्स में से ना, न्यूमेरिकल क्लास और फर्स्ट ईयर मैट्रिक, जानबूझ के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको नजर आए ये कौन सी क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल भी आप लोग देखना, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ये मैट्रिक क्लास है। सही है, अब आप देखो जरा इसके न्यूमेरिकल्स देखना। कार यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू ओवरकम रेस्ट, ये तो तुम लोग कर जाओगे, ये भी तुम्हारे लिए मसला नहीं है। ट्रैवलिंग बैक सेंट, ये भी तुमसे नहीं होता। अरे यार ना करो यार तंग, ये पीडीएफ वाले बड़ा तंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, मैं इसको कहाँ खोलूँ फिर। एक मिनट रुको, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। पीडीएफ वाला मेरा मसला कर रहा है यार, क्यों कर रहा है ये। देखो थोड़ी सी देर में बंद हो रहा है, प्रोग्राम स्टॉपिंग वर्किंग करेक्टली, इस एरर आया हुआ है क्या, है ना। मेरे पास ये एरर का ही मसला चल रहा है इनमें सिस्टम में ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं न्यूमेरिकल कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया यार, ये रहा, ये मसला कर रहा है भाई। अच्छा, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स इसके सेंड कर दूंगा, वरना ये कि मैं इसको डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट कल इंशाल्लाह। इसको मैं फिर पीडीएफ मुझे इसकी वो दे दो फाइल ना, अगर तो मैं फिर इसको चेक करके तुम्हें बताऊंगा कि फ्रिक्शन की टॉपिक में ना क्या प्रॉब्लम था। ये वाला, ये तो नजर आ रहा है तुम लोगों को, शेयर। हाँ सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। मैं आप लोगों को उससे मैट्रिक क्लास में चैप्टर जो है उससे मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। आप लोग अपने पास मैट्रिक और की बुक भी फिजिक्स की रखे हैं, उससे भी आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा देखते रहें, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप लोगों के दिमाग में होगी तो फिर आप लोग चल सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेते हुए। नाउ इसको मैं देखता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड को। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन आपके पास वो फ्रिक्शन जो भी बेसिकली किसी लिक्विड के अंदर मौजूद है। अच्छा, फ्लूइड गैस में भी मौजूद होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन गैसेस में भी मौजूद, लेकिन वो कम होती है, फ्रिक्शन जो होती है उसमें ज्यादा होती है। और विस्कोसिटी वाले ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड कहते हो। और एक लॉ है जिसको आप ज्यादातर याद रखते हो, स्टोक्स लॉ के 6 पाई नीटा आर वी। सही है, रेडियस ऑफ अ स्टील बॉल, और इसको आप कहते हो टर्मिनल वेलोसिटी। बेसिकली ये वेलोसिटी जो है ना आपके पास स्पेयर की स्पीड को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये थोड़े अरसे के बाद जो होती है कांस्टेंट हो जाती है। तो आपकी बुक में जो इसको नाम दिया गया है वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर के नाम से इसको नाम दिया गया है, ये थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। सही है,
और नीटा जो है ना, एक्चुअली ये कांस्टेंट है, इसको आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इस फार्मूले को याद रखना, ये फार्मूला पूछा जा सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला गिवन है आपके कोर्स में ना। एक दफा ऑब्वियसली आपको शायद याद भी हो कि इसके डायमेंशंस पूछ लिए थे, डायमेंशंस ऑफ स्टोक्स लॉ करके दे दिया था। तो भाई बेवकूफ बनाने वाली कोशिश थी। अगर आप नोट करो, फोर्स लॉ का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स का होगा। फोर्स की क्या डायमेंशन है अगर आप नोट करोगे, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, किलोग्राम्स होता है। किलोग्राम्स को आप किससे शो करते हो, कैपिटल एम से। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर्स लेंथ को आप एल से, और टाइम -2 से। तो ये इसके डायमेंशन आ गए थे। सही है, तो ये डायमेंशंस थे। अच्छा, मैं डायमेंशंस और डिटेल में बात करूंगा क्योंकि अभी मैंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया है। तो मैं डायमेंशन जब आपको बताऊंगा तो उसमें और डिटेल में भी बात करूंगा कि डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं। रिकॉल करूंगा, पढ़ तो आपने सब लिया है, ये रिकॉल करूंगा, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है। वैसे डायमेंशंस जैसे एम मास का एम हो गया, एक्सेलरेशन का एल t-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास होता है एक्सेलरेशन का, आपने से इसका डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, जो बर्ड्स हैं स्पेशली ट्रेवल करती हैं साहब इन वन पोल टू अनदर पोल, दे मेक अ शेप ऑफ आल्सो ऑब्लॉन्ग शेप। सही है, वो ट्रैवलिंग उनकी ऑब्लॉन्ग शेप की होती है। अगर आप नोट करोगे तो बर्ड्स मूवमेंट जो होती है वो भी ऑब्लॉन्ग शेप की मूवमेंट होती है, जब एक पोल से दूसरे पोल में मूव कर रही होती है। तो पोल्स करके वो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कॉन्सेप्ट कुछ अलग आ रहा हो। अब अगर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं इसकी, स्लाइड्स चल जाए इस पे, अल्लाह करे स्लाइड्स में एरर ना आए। थोड़ा गो थ्रू तेजी से मैं लेता हुआ चलूंगा, स्लाइड्स आपको मैं ईमेल भी कर दूंगा, मसला नहीं है। चाहिए मैं ये सारी स्लाइड्स पे मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन हो गया था। और मैं जो हूँ, अच्छा ये मसला ये है कि आपके पास शेयर नहीं हो रही है, 1 मिनट रुको, शेयर भी तो करानी पड़ेगी। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अब आपके पास ये शेयर हो रही होंगी, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता रहता हूँ जल्दी जल्दी। अरे इससे नहीं जा रहा, कहाँ गया लेफ्ट साइड इसकी, कहाँ गई। सही है, ये सारी स्पीड, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, फ्री फॉल और एयर रेजिस्टेंस पे मैं अभी बात करी थी। पेंडुलम पे भी बात नहीं करनी है। और फिर मैं वापसी आ रहा हूँ, इसको काटता हूँ और इसको 1 मिनट काटू। ये मैंने फर्स्ट स्क्रीन आपके साथ शेयर करी है, सेकंड लॉ मोशन। और फिर मैंने फोर्स के ऊपर बात करी, मैंने बताया यूनिट्स आपके पास। अच्छा याद रखना, 1 पाउंड्स के अंदर 4.45 न्यूटन होते हैं, और एल बी पाउंड्स में लिखा जाता है, और 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। मास और वेट में फर्क आपने पढ़ा हुआ है, सही है। जो ग्रेविटी के साथ आ जाता है ऑब्वियसली उसमें आप लगा दोगे, near the surface weight same as exceptionally as the same। थर्ड लॉ मोशन, थर्ड लॉ की एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन पे अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम आए नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक पे करके आएंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मिनट रुके, ये आपके पास स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, इसकी मैंने स्लाइड्स जो है वो 10 स्लाइड्स हैं चैप्टर की ना, और वो ऑब्वियसली आगे पीछे एरियाज को भी क्लियर कर रही हैं। तो मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा यार। if this was a real bus, how to do it, start the incorrect। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आंसर दिए हुए थोड़े से ना, उसको देख लेना बस। सही है, तो मोशंस
तीन तरह की जो मोशंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन है, और स्पीड वर्ड्स थोड़े से। ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें हैं सारी, बहुत ज्यादा वो नहीं है कंटेंट, मजे का नहीं है इसमें। सारी चीजें आपके वो हैं एमसीक्यूज टाइप के आ गए। और अब मैं तीसरी पे आता हूँ, कौन सी भी थोड़ी सी ढंग की मिले तो देखते हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लॉस के ऊपर। नई चीज इसमें क्या है, इनर्शिया। Inertia is a tendency of an object to resist its change velocity whether it is motion or, जैसे बस की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल थी। बस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स खड़े हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वो इनर्शिया की वजह से ही होते हैं। सही है। और these pumpkins will not move unless acted by an unbalanced force। अब ये ये अच्छी एग्जांपल है। सही है। ये मैं आप लोगों को भी दे दूंगा। फर्स्ट लॉ फ्रिक्शन, अब ये वाला है फ्रिक्शन के ऊपर हमने भी बात करी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर और लिक्विड हम सिर्फ डील कर रहे हैं, गैसेस को डील नहीं करा। और स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपके पास जो स्लाइड करता हो। रोलिंग फ्रिक्शन बॉल बेरिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे हमारे पास ये कार्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, देखो रोल हो गया बंदा। और एफ इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ए। सही है। और सेकंड लॉ नेट, अच्छा नाउ एफ इज इक्वल्स टू एम ए। भाई ये फ्रिक्शन रिमूव करके फार्मूला है, याद रखना, वरना ये वैलिड नहीं है। नेट फोर्स इतनी हो, मास इतना होगा, एक्सीलरेशन इतना होगा। सही है, फ्री फॉल मोशन है। ये आपके पास थोड़े से आपके लिए न्यूमेरिकल्स दिए हुए इसने। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में ये आपके पास मछलियों की एग्जांपल है बड़ी अच्छी। फिश pushes water up backward in terms of water reacted। सही है। मैं इस चीजों को इस वजह से नहीं डील कर रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हो, बस ये कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कि गो थ्रू कर रहे हैं, हम हो सकता है आ जाए। सही है। हाँ बस अभी रोजा खुलने वाला है इनका भी। सही है। बोर हो गए होगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। मोशन ऑफ कार स्कूल पर कार बैकवर्ड रोड एंड पुशेस रोड बैकवर्ड आगे, सबसे अच्छी एग्जांपल। सही है, ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास की बुक में पढ़ी थी। सही है। सोना मत बस, कोई बच्चा भी। अच्छा जी। अच्छा, ये स्प्रिंग्स के ऊपर फोर्स के ऊपर डिस्कशन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ये था, जो मुझे डिस्कस करना था, ये वाला था, टेंशन कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग। अच्छा, अगर ये स्प्रिंग से कनेक्ट हो जाएगा ना, ये बड़ी जबरदस्त टेंशन बनेगी। उस पे फिर हमें जो है ना वो डिस्कशन जो है ना वो करना पड़ेगा, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। फेडरल के अंदर इसको थोड़ा सा डाला गया था। नाउ स्लाइड नंबर 5। मुझे पता है स्लाइड से ही, नाम से ही बच्चों को सोना आ जाता है। नॉर्मल फेसेस। सही है। फ्रिक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीडे फोर्सेस नेक्स्ट टू द ग्रेविटी। फ्रिक्शन, अच्छा मैं इस पे आऊंगा अभी। एक एक टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन का ना, उस पे मैं आऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। सही है। इंक्लाइंड प्लेन का एक टॉपिक है। सही है। तो ये आपके पास पेपर में दिया हुआ था, अगर आपको याद हो, अगर 98 में जो था वो ईयर्स आप चेक कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर जिन्होंने स्पेशली उससे पढ़ी होगी उनको याद होगा, 98 में एक पेपर था तो उसमें उसने हाफ हाफ टेंशन कर करके दिया था कि मास जो था
ये था, तो आधा जो होगा उसका डिवाइड कर दोगे तो फिर टेंशन कितनी होगी। तो इसको हम बॉन्सेन-चियर्स प्रॉब्लम कहते हैं। सही है। ये आई तो नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है अगर आप जीआई के और ऊपर की थोड़ी सी जगह पे जाओगे तो ये आपको नजर आ जाए। हाँ, if the same cases the bucket doesn't change the tension in a double in the right side of the flag। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर टेंशन को आपको रिड्यूस करना है, सही है, तो बकेट जो है ना उसकी साइड की जैसे उसने देखो, उसने टेंशन को क्या कर दिया, एक जगह अगर आप देखो टेंशन क्या थी, पकड़ा हुआ था, फिर दूसरी जगह क्या थी, द सेम इन द बोथ केसेस द बकेट द मास डजंट चेंज the tension is double in the right side the tension in the reduced by 1/2 in the right side। अगर आप राइट साइड पे देखो तो हाफ टेंशन इस पे आ गई और हाफ इस पे आ गई, जबकि यहाँ पे हाफ टेंशन ही फुल टेंशन आ रही है रस्सी के ऊपर, और एक हाथ से आप उसको सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बकेट के ऊपर जो है वो फुल आ रही है, तो वहाँ बकेट पे हाफ हाफ में डिवाइड हो गई है। तो ये बड़ा मॉनसन चेयर प्रॉब्लम कहलाता है ये। सही है। हाँ, तो वो एक लॉजिकल चीज है, आप लोग इस चीज को करते हुए आ रहे हो, कोई ऐसी वो नहीं है। अब ये देखो, ये आपने अब डू ऑन बोर्ड एंड देन रिवील, अब उसने 3 ब्लॉक मासेस अटैच कर दिए। अगर आप फार्मूले को रिकॉल करो तो एक के लिए था, 2 के लिए था, अब उसने 3 कर दिए, तो उसने क्या किया, डिवाइडेड बाय, रहा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में एक ही m1, हमारे पास m1 था ना वहां पर, अगर आप याद करो, जो उसमें बॉडी में जो था वो m1 था। सही है। अब रहा वही m1 और डिवाइडेड की वैल्यूज क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब 3 अगर ब्लॉक मास अटैच या 10 ब्लॉक मास अटैच कर दिए जाए तो ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या रहेगा, एक्सीलरेशन वो सेम रहेगा। सही है। तो ये सिर्फ मैं एक्सटेंडेड प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूँ, इस वजह से ताकि आप आगे के लेवल पे जाओ तो आपको कनेक्शन मिले थोड़ा सा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी थी स्लाइड, ये 7 थी, 5 थी, 6, अच्छा, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसमें एक बड़ा जबरदस्त ये टॉपिक है इम्पल्स का, ये टॉपिक नस्ट में पूछा हुआ था। इम्पल्स का टॉपिक क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सेंटर ऑफ मास, यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, चेंज इन अ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड 2 ऑफ mv। अब ये देखो, चेंज इन 2 mv होगा, चेंज। सही है। एक आपका एक्शन का है और एक रिएक्शन का है, मतलब ये बड़े जवाब है यार, ये पीछे चलो पीछे चलो, ये चेंज इन मोमेंटम ए पे mv है, बी पे कितनी है 2 mv। क्योंकि जब रिबाउंड किया, जैसे आप याद करो, अगर वो मॉलिक्यूलर मास था जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, p इक्वल्स टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर, रॉ वी स्क्वायर में जो मॉलिक्यूल था वो जब मूव कर रहा था, तो जब बॉक्स से टकरा के वापसी आया था तो उसमें क्या हुआ था, mv प्लस mv 2 mv हो गया था। ये याद नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को याद, सब भूल गए हैं अभी, तो हम सब भूल रहे हैं, आपको याद करा, तो अगर वो आप याद करो कि वो जो मॉलिक्यूल था वो आपके पास क्या था, रोक दूं, थक गए हो क्या, हाँ, चैप्टर खत्म कर देना। ये ब्लॉक मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, अगर एक मॉलिक्यूल की 4 डायरेक्शंस थी, सॉरी 3 डायरेक्शंस थी, वी एक्स, वी वाई और वी जेड, जो वी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो जब फेस से टकराया था तो मोमेंटम कितना था उसका, याद करो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और फिर रिबाउंड किया तो क्या हो गया, माइनस ऑफ एम वी एक्स, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, एम वी एक्स इनिशियल माइनस फाइनल, तो कितना हो गया था 2 एम वी एक्स। अब याद आया। तो हमारे पास ये एक्चुअली कंडीशन उस वक्त बनी थी जिसको मैं आपको जिक्र करने को कह रहा था, वही यहाँ पर ही कंडीशन बना के दिखा रहा है। अच्छा, इसने एक चीज बड़ी अच्छी थी, वो क्या थी, नेक्स्ट, मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको बताया। सही है। अच्छा, ये इम्पल्स किसको कहते हैं, एवरेज फोर्स टाइम इनटू टी इज कॉल्ड इम्पल्स। सही है। फोर्स को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस वक्त ये इम्पल्स बन जाए। इम्पल्स इज अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द एवरेज फोर्स, इम्पल्स कहते हैं वेक्टर को।
सर इसके बाद क्लास होगी 6 बजे। नहीं बस इस पे क्लोज कर देंगे यार। अभी हम लोग ये बस क्लास ले लो। अच्छा 2 मिनट रह गए बस, आज तुम लोग बहुत थक गए हो। क्लास लेनी है इसके बाद? वहां से भी तो पूछ लो बच्चों से, 4 बच्चे बैठे हैं ना। नहीं 5 आ गए तो। हफ्सा भी बैठी हुई ना, अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, क्लास लेनी है? अनुषा, अंजिला, फातिमा, हफ्सा, जवेरिया, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये डाउनलोड कर लें, आपके पास आ गया होगा तो आप डाउनलोड के बटन को प्रेस करेंगे तो डाउनलोड हो जाता है, तो सब पता ही होगा तुम लोगों को। तो ये तो आप लेक्चर 2 डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये कि क्लोज करनी है या फिर क्लास नेक्स्ट क्लास लेनी है? 1 मिनट बचा, जल्दी बता दो। इम्पल्स से फिर कल शुरू करें या फिर? आप लोग आंसर दे दें जल्दी से। बात से क्या कह रहे हैं बच्चे? यहाँ के बच्चे तो मना कर रहे हैं तीनों। क्या कह रहे हैं? थक गए? क्या हो गया? कुछ बोल नहीं रहे सर, कल ले लें। कल? अच्छा कुछ बोल नहीं रहे। ये लोग मुझे लग रहा है कि सो वो जाते हैं मोबाइल आगे रख कर ना बच्चे। ये सब जाग तो रहे हैं, पता कैसे चलेगा ना, ये सही बात कह रहे हैं। अच्छा चलो, हम कल फिर कंटिन्यू करते हैं। कल से इंशाल्लाह हम इम्पल्स पे कंटिन्यू करेंगे। आज जो है वो 2 घंटे हो गए तकरीबन, तो आप लोग थक गए। कल हम इसको इंशाल्लाह इम्पल्स से शुरू करते हैं। सही है, ओके।